फिर हम लोग डेवरी में पढ़ाई करते थे, दिए में पढ़ाई करते थे गांव में, जब बिजली नहीं होती थी तो बड़ा एक क्यूरियोसिटी होती थी कि ये जो दिया जलता है तो इससे पीला कलर निकलता क्यों है। तो मेरा सपना कलाम जैसा बनना, कहीं न कहीं कल्पना चावला जैसा बनना। तो आज शायद मैं नासा जैसी संस्था में काम कर रहा हूँ। जो मेरा कैमरा है या हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो 12.5 बिलियन फ्रेम्स पर सेकंड में इमेज लेता है। तो इसका मतलब कि 12.5 उसके बाद 10 के पीछे 9 शून्य हैं, इतना फास्ट है और वो उतनी तस्वीरें वो 1 सेकंड में ले सकता है। इंजीनियरिंग करने गया तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे घर में स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी और कॉलेज की फ़ीस देनी थी, सारी चीज़ें थी। जैसे मैंने अमेरिका और भारत को जब कंपैरिजन करता हूँ वैज्ञानिकों का, तो अमेरिका में जो वैज्ञानिक है वो एक रॉक स्टार की तरह है, सुपरस्टार उसको ट्रीट किया जाता है। बड़ा मौका अमेरिका ने दिया। बड़ा मौका अमेरिका देगा तब भी मैं भारत में आऊँगा। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में हैं और आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिन्होंने आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे भारत का डंका पूरे विश्व में बजा दिया है। एक ऐसे ही व्यक्ति से मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं जिनका नाम है योगेश्वर नाथ मिश्रा, जो कि युवा साइंटिस्ट हैं और नासा में काम करते हैं। ये हम सभी के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि ऐसे व्यक्ति से मैं आपको रूबरू करा रहा हूं और हम सभी को गर्व है अपने माटी के इस लाल पर, जिन्होंने ऐसा कारनामा किया है जिसे सुन करके आप फूले नहीं समाएंगे, आप गर्व की अनुभूति करेंगे। इन्होंने दुनिया का सबसे तेज़ फास्ट लेजर शीट इमेजिंग टेक्नोलॉजी की खोज की है। वो क्या है, सरल भाषा में इनसे जानेंगे किस तरह से वो काम करता है, उसका फ़ायदा क्या है, आने वाले समय में क्या क्रांतिकारी परिवर्तन होगा उस चीज़ से, ये भी इनसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे योगेश्वर नाथ मिश्रा का अब तक का सफ़र, आजमगढ़ ज़िले से लेकर के जो नासा तक जाता है वो सफ़र कैसा रहा, किन मुश्किलों का, किन अड़चनों का इन्होंने सामना किया और किस तरह से इन्होंने पूरे भारत का डंका जो है विश्व में बजा दिया। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप इस माध्यम से मैं सबसे जुड़ रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बस यही कहूँगा कि आजमगढ़ जो है वो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से बैड लाइट में रहता है, लेकिन इस इन्वेंशन की वजह से शायद कहीं ना कहीं आजमगढ़ का बहुत ज़्यादा नाम हो रहा है, हमारे प्रदेश का नाम हो रहा है, देश का नाम हो रहा है और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और आपसे बात करके भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सर आपसे वो सवाल मैं लूँगा, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को एक चीज़ बता दूं कि जब भी कोई आईपीएस या आईएएस बनता है तो हम कहते हैं कि आजमगढ़ के लाल ने कमाल कर दिया, पूरे देश में नाम रोशन कर दिया। लेकिन आजमगढ़ के आप ऐसे लाल हैं जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का नाम और भारत का परचम लहरा दिया। तो ये करके आपको कैसा लगता है? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे कि कहा जाता है हमारे यहाँ लोग आईएएस पीसीएस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं जी। और कहीं ना कहीं अब विज्ञान के क्षेत्र में ये मैंने कुछ किया है तो उससे विज्ञान के क्षेत्र में भी आजमगढ़ जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि विज्ञान के क्षेत्र में मैं आया इस वजह से क्योंकि मेरे रोल मॉडल्स जो हैं वो बहुत अलग रहे हैं। अपने लाइफ में मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानता हूँ, कल्पना चावला को मानता हूँ और बाद में जब मैं विज्ञान के क्षेत्र में आया तो मैं सर सीवी रमन को अपना आदर्श मानता हूँ। और कहीं ना कहीं मैं अपने जो आदर्श रहे विज्ञान के, उनके कदम चिन्हों पे चलना चाहता था, पद चिन्हों पे चलना चाहता था। और ये जो इन्वेंशन है वो बस एक छोटी सी पहल है उस दिशा में और मैं इसके आगे और भी ज़्यादा ऊर्जावान हुआ हूँ इस वजह से और भी ज़्यादा डिस्कवरीज करने के लिए बिल्कुल तत्पर हूँ और ज़्यादा मेहनत करूँगा। चलिए, यहाँ से अब हम शुरू करेंगे आपसे सवाल जवाब का सिलसिला। पहला ही सवाल है मेरा कि योगेश्वर नाथ मिश्रा की जो यात्रा है आजमगढ़ से लेकर नासा तक की, उसके विषय में संक्षेप में बताएं। जी, तो मैं यहाँ पे गांव का जो अंबेडकर विद्यालय है वहाँ से पढ़ाई किया। उसके बाद शाहगढ़ एक स्कूल है वहाँ से पढ़ाई किया। फिर सठियाँव इंटरमीडिएट कॉलेज है, वहाँ से मैंने हाई स्कूल किया। फिर पिताजी ने दिल्ली भेज दिया, बोले कि अगर आप गांव में रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं आप उसके बारे में जान नहीं पाओगे, दिल्ली जाओगे तो एक्सपोजर ज़्यादा होगा। दिल्ली गया, वहाँ पे मैंने IIT JEE की तैयारी की। उसके बाद फिर मैं केरला में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी या कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो पहले था, वहाँ पे जाके अपनी मास्टर्स की पढ़ाई की, इंटीग्रेटेड मास्टर्स फोटोनिक्स में।
और फिर वहाँ जब मैं गया तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला, जैसे कि इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस में जाने के लिए, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में इंटर्नशिप करने के लिए। तो इन संस्थानों में गया मैं रिसर्च इंटर्नशिप करने के लिए। फिर मैंने जो मेरा बैचलर का है इंटर्नशिप मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट आर्लिंगटन से किया। और उसकी भी बड़ी एक रोचक कहानी है, ये है कि मुझे अपना इंटर्नशिप करने के लिए फ्रांस में भी मिला था और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट आर्लिंगटन में मिला। और मैंने आर्लिंगटन इसलिए चुना क्योंकि कल्पना चावला जी ने वहाँ से पढ़ाई की थी। और जब मैं आर्लिंगटन गया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जब कल्पना चावला हॉल से गुजर रहा था कि बताइए यहाँ पे कल्पना चावला जी ने अपनी पढ़ाई की, जो मेरी एक आदर्श रही हैं। तो बड़ी एक गूज बम्स जो आते हैं शरीर में, उस टाइप का फील हो गए थे, एक आर्टिकल में मैंने बिल्कुल भावुक हो गया। और फिर वहाँ से फिर मैं अमेरिका एक्चुअली गया था एक कॉन्फ्रेंस में, उसी काम को प्रेजेंट करने के लिए जो काम मैंने टेक्सास में किया था। तो वहाँ पे स्वीडन से एक प्रोफेसर आए थे और उन्होंने मुझे इंटर्नशिप ऑफ़र की। और फिर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग गया, वहाँ से मैंने अपनी इंटर्नशिप की और वहाँ से फिर मैंने मास्टर थीसिस भी किया। हालांकि मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से भी एक इंटर्नशिप मिली थी, लेकिन वो उतनी पेड नहीं थी और परिवार की जो मेरे फाइनेंशियल कंडीशन थी ठीक ना होने की वजह से मैंने गोथेनबर्ग को चुना। और फिर स्वीडन मुझे बहुत अच्छा लगा एज अ कंट्री और एज अ कंट्री ऑफ नोबेल प्राइज़, वहाँ से नोबेल प्राइज़ मिलता है। तो फिर मैंने लूंड यूनिवर्सिटी से, जो कि टॉप 100 में आती है यूनिवर्सिटी, वहाँ से पीएचडी किया। और मेरा जो सब्जेक्ट था पीएचडी का वो मोस्टली ये दहन प्रक्रिया को पढ़ना, स्टडी करना। जैसे कि आप जानते हैं, हम जब खाना बनाते हैं, चाहे दिया जलाते हैं या अपनी कार चलाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ईंधन को जलाते हैं। फिर रॉकेट में आप देखेंगे कि ईंधन जलता है और उसकी वजह से रॉकेट ऊपर जाता है। तो उससे जो नैनो पार्टिकल निकलते हैं उसकी स्टडी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और हम लोग लेज़र टेक्नोलॉजी में वहाँ पे विशेषता जो है वो हासिल करके काम किया। और उसके बाद फिर मुझे जर्मनी में एज अ रिसर्च साइंटिस्ट जॉब मिला और फिर वहाँ से मेरा नासा में सिलेक्शन हुआ और फिर नासा में मैं काम अभी कर रहा हूँ। और इस टेक्नोलॉजी को फिर वहीं पे हम लोगों ने पेंडेमिक के टाइम पे कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और जेट प्रपोजल लेबोरेटरी में डेवलप किया अपनी टीम के साथ। तो सर अब बात हो जाए उस पे, ये तो आपकी यात्रा के बारे में हम लोगों ने संक्षेप में जान लिया, हालांकि आपने 2 मिनट में ब्रीफ कर दिया, यात्रा बड़ी लंबी है। अब मैं जानना चाहता हूं सर, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं उस टेक्नोलॉजी के बारे में जो फास्ट लेजर शीट टेक्नोलॉजी आपने डेवलप की है, वो क्या है और किस तरह से वर्क करती है और भविष्य में इसके क्या परिणाम हों? जी, तो देखिए ऐसा है कि जो मेरी टेक्नोलॉजी है मोस्टली आप कह सकते हैं कि कहीं न कहीं मैं अपने बचपन से इसको लिंक करता हूँ। बचपन से इसलिए लिंक करता हूँ कि मुझे जो लाइट है, प्रकाश है, उससे बड़ा ही फ़ैसिनेशन रहा है शुरू से। जैसे गाँव में पहले बल्ब लटका रहता था और बिजली आती थी, अचानक से फिलामेंट जो है वो जल जाता था। तो जो कहीं न कहीं मेरे मन में ये प्रश्न आता था कि ये जो फिलामेंट है वो कैसे जल जाता है अचानक से जब लाइट आती है और फिर बुझ जाता है, पूरा अंधेरा हो जाता है। फिर हम लोग डेबरी में पढ़ाई करते थे, दिए में पढ़ाई करते थे गांव में, जब बिजली नहीं होती थी तो बड़ा एक क्यूरियोसिटी होती थी कि ये जो दिया जलता है तो इससे पीला कलर निकलता क्यों है, पूरा पीला पीला ही क्यों रहता है, नीला क्यों नहीं होता है, हरा क्यों नहीं होता है, लाल क्यों नहीं होता है। तो प्रकाश से कहीं ना कहीं फैसिनेशन था। और दूसरी चीज़, जैसे मैंने कहा कि कलाम जी जो मेरे आदर्श रहे हैं, वो मिसाइल मैन थे और वो कंबशन में इसी टेक्नोलॉजी में काम करते थे। तो मुझे लगता था कि मैं नासा में जाऊंगा तो यही काम करूंगा, ऐसा ही कुछ करूंगा। और फिर मेरे पीएचडी का भी टॉपिक ऐसा था जो कि उस फील्ड से रिलेटेड था। और ये जैसे मैंने कहा पिछले अपने उसमें अंश में कि नैनो पार्टिकल जो जनरेट होते हैं, इसकी प्रक्रिया जो होती है बड़ी फास्ट होती है। फास्ट इन द सेंस कि वो समय के 1/10⁹ सेकंड में होती है, जिसको नैनो सेकंड बोलते हैं। तो आप अगर शून्य के मतलब दशमलव के बाद अगर आप 9 शून्य लगाएंगे तब आप 10⁹ मतलब इतना -9 जो है नैनो सेकंड में आप चीज़ों को देख रहे हैं। तो वो प्रक्रिया इतनी फास्ट है, उसको अगर आपको देखना है तो इसका मतलब आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट होनी चाहिए जो कि उसको देख सके। तो अब अगर मैं सिंपल टर्म में आपको बताऊं तो जो हम कैमरा टेक्नोलॉजी अभी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मैं इस वीडियो कॉल के थ्रू आपसे जुड़ रहा हूं या किसी और से जुड़ रहा हूं या वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो कैमरा क्या कर रहा है, 40 से 50 फ्रेम एक बार में ले रहा है, एक सेकंड में 40 से 50, और उसका एक वीडियो बना दे रहा है। जो मेरा कैमरा है या हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो 12.5 बिलियन फ्रेम्स पर सेकंड में इमेज लेता है। तो इसका मतलब कि 12.5 उसके बाद 10 के पीछे 9 शून्य है, इतना फास्ट है। और वो उतनी
तस्वीरें वो 1 सेकंड में ले सकता है और वो एक बार में ले सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी ब्रह्मांड में जितनी भी फास्ट से फास्ट प्रक्रिया है वो उसको देख सकता है। उदाहरण के तौर पे प्रकाश जो है, प्रकाश की जो रफ्तार है वो 300 मिलियन मीटर प्रति सेकंड है। तो 300 मिलियन मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार होने की वजह से प्रकाश को सबसे तेज़ माना गया है कि ब्रह्मांड में द्रव्यमान ऊर्जा कितनी भी फास्ट जाएंगी लेकिन लाइट के स्पीड से ज़्यादा तेज़ नहीं जा सकती हैं। क्योंकि ये कैमरा 12.5 बिलियन फ्रेम्स पर सेकंड पे रिकॉर्ड कर रहा है, हम प्रकाश को भी रियल टाइम में देख सकते हैं। जब आप प्रकाश को रियल टाइम में देख लेते हैं तो जितनी भी रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, चाहे वो पौधों के अंदर हो रही हैं, चाहे हमारे मस्तिष्क के अंदर हो रही हैं, चाहे हमारे शरीर के अंदर हो रही हैं, या किसी भी और फिजिक्स से रिलेटेड फिनोमेना में हो रही हैं, उसको हम आसानी से देख सकते हैं इस कैमरे के थ्रू। तो कहने का मतलब है जब आप किसी चीज़ को देख सकते हैं आसानी से तो आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। बिल्कुल। तो इस टेक्नोलॉजी के बहुत सारे बहुआयामी एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल चाहे वो मटेरियल साइंस हो, नैनो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे बायोमेडिकल इमेजिंग में हो, चाहे जैसे मैंने कहा कंबशन फील्ड जो है जिसमें प्रोपल्जन आता है उसमें हो, फिर न्यूक्लियर फ्यूजन में हो, ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी में हो, क्योंकि सारा जो डेटा ट्रांसमिट होता है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, जिसके थ्रू हम इंटरनेट आज के ज़माने में यूज़ कर रहे हैं, वो पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो लाइट जो है वो कैरी करता है अपने साथ। तो आप उसको भी देख सकते हैं। रिमोट सेंसिंग में बड़ा एप्लीकेशन है, डिफेंस टेक्नोलॉजी में इसका एप्लीकेशन है कि जब ब्लास्ट होता है कहीं पे तो कैसे जो प्रकाश है वो कैसे निकलता है, वहाँ पे कैसे रिएक्शंस होती हैं, शॉक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं। ये सारी जो प्रक्रिया है आप इस कैमरे से रियल टाइम में देख सकते हैं। रियल टाइम का मतलब होता है कि आपको रीटेक नहीं करना है, आपको बस एक शॉट लेना है, फायर करना है, कैमरे को ऑन करना है और कैमरा जो है पूरी तस्वीर ले लेगा, ट्रेवल करेगा। हाँ जी। अच्छा, जो आपके आदर्श हैं कलाम साहब और कल्पना चावला जी का आपने नाम लिया, उन्होंने भी एरोस्पेस के फील्ड में काम किया, तो आपकी जो इन्वेंशन है कहीं ना कहीं उन चीज़ों को बड़े करीब से और तरीके से देखने का एक आसान ज़रिया बन सकती है या है। क्या इसी तरह का ये काम है या इस फील्ड में आगे क्या संभावना है? जी बिल्कुल। ये जो हमारा जो इन्वेंशन है ये एरोस्पेस इंजीनियरिंग में ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना है। जैसे कि एरोस्पेस में अलग अलग ब्रांच हैं, हमारा जो काम ये है कि हम ऐसा रॉकेट या चाहे कंबस्टर ऐसा बनाना चाहते हैं जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो और एट द सेम टाइम जो पॉल्यूशन हो वो कम हो उससे, क्योंकि पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा हमारे लिए हेडेक बना हुआ है हमारे सोसाइटी के लिए। तो आप जानते होंगे जब ये कालिख निकलती है, जैसे आप दिए में भी देखेंगे कालिख निकलती है, ये कालिख बड़ी हानिकारक है हमारे पूरे पर्यावरण के लिए। जैसे कि अगर ये कालिख हमारे लंग्स में चली गई तो हमको लंग कैंसर हो सकता है। इसीलिए आप देखेंगे जहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे कालिख बहुत ज़्यादा पाई जाती है और वहाँ के लोगों को लंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये लंग्स में चला जाता है। ये नैनो पार्टिकल में, नैनो साइज में प्रोड्यूस होता है, तो सांस लेने में दिक्कत होती है। फिर जैसे ये अगर एटमॉस्फेयर में चाहे बर्फ़ पे किसी चला गया, वहाँ पे अगर ये उसकी लेयर बन गई तो सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है इसके ऊपर तो लाइट जो है ये अब्जॉर्ब कर लेता है। जब लाइट अब्जॉर्ब करेगा तो जो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं, उसकी वजह से धरती का तापमान बढ़ रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग में भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। हम क्या जानना चाहते थे इस टेक्नोलॉजी के थ्रू कि ये जो नैनो पार्टिकल है ये कैसे पैदा होता है फिल्म के अंदर, इसकी जो प्रक्रिया है शुरुआती जो है इसका जन्म कैसे होता है। तो उस जन्म को जानने के लिए आपको रिएक्शंस को स्टडी करना पड़ेगा कि जो रिएक्शन नैनो सेकेंड में हो रही है वो किस तरह से हो रही है। और इस कैमरे के थ्रू पहली बार हम लोगों ने उस रिएक्शन को देखा है, उस प्रक्रिया को देखा है कि किस तरह से ये फॉर्म हो रहा है। अब जैसे कि जो एरोस्पेस में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, फॉर एग्जांपल अब लोग हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हैं, हाइड्रोजन फ्यूल को एज अ फ्यूल यूज़ करना चाह रहे हैं, ईंधन यूज़ करना चाह रहे हैं, उसके लिए बड़ा ही कारगर होगा ये। फिर आप देखे होंगे कि हम जब एरोप्लेन जाता है हवा में तो बूम आता है, कभी कभी सुपरसोनिक बूम उसको बोलते हैं। तो सुपरसोनिक बूम जो है बेसिकली वो शॉक वेव्स जनरेट होता है, क्योंकि जो एरोप्लेन है वो साउंड की जो स्पीड है उसको क्रॉस कर जाता है, इस वजह से बूम क्रिएट होता है, उसको सुपरसोनिक बूम बोलते हैं। कभी आप देखे होंगे फाइटर जेट जा रहे होते हैं तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, क्योंकि वो सुपरसोनिक बूम उस समय क्रिएट होता है। तो आप इस कैमरे से उस सुपरसोनिक बूम को भी लैब में रियल टाइम में देख सकते हैं। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, खासकर हमने इसको एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए बनाया है। बट जैसा मैंने कहा कि अभी हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन पे भी इसको देख रहे हैं कि किस तरह से न्यूक्लियर फ्यूजन प्लाज्मा को हम देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट्स हैं
जो कि प्लाज्मा प्रोपल्सन पे काम करते हैं। बेसिकली जब धरती के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चला जाता है कोई भी सैटेलाइट, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा थ्रस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, तो वहाँ पे हम ईंधन नहीं जलाते, वहाँ पे या तो प्लाज्मा यूज़ करते हैं जो कि उस सैटेलाइट को गाइड करता है। तो बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है इस फील्ड में भी। और मुख्य सवालों पे आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटा सा सवाल बीच में लेना चाहूँगा। आपके पिताजी से मैं बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं तो चाह रहा था कि बेटा हमारा आईएएस बन जाए, जैसा अमूमन हर माँ बाप चाहते हैं भारत के, लेकिन वो बन गया साइंटिस्ट। और मुझे एक बार एक जगह किसी सर्टिफिकेट वगैरह पे टेस्ट कराना था, तो जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि आपको किसके मतलब साइन की या दस्तखत की ज़रूरत है, आप तो खुद ही एक साइंटिस्ट हैं। जब उन्होंने साइन किया, उन्होंने कहा तो पूरे विश्व में सर्वमान्य है। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि बेटे ने कुछ ऐसा काम किया है कि सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व में उनकी मान्यता है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? वो चाहते थे आईएएस बने और आप बन गए साइंटिस्ट। जी, ऐसा है कि देखिए अमूमन हमारे यूपी बिहार में लोग, हर माँ बाप का सपना होता है उसका बच्चा जो है आईएएस बने चाहे पीसीएस बने। और इस वजह से है कि कहीं ना कहीं ये बड़े ही टफ एग्ज़ाम्स हैं, बच्चे इसको क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद प्रशासनिक सेवा में जब वो जाते हैं तो उनका एक रुतबा होता है, वो प्रशासन की क्रिया को देखते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। इस वजह से माँ बाप भी चाहते हैं कि अगर हमारा बच्चा जो है वो नीली बत्ती में आएगा या उसमें आएगा तो बड़ा ही उनका भी एक धौस बनेगी उनकी। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि उनका एक वर्चस्व बनेगा सोसाइटी में, उनका नाम होगा। तो चाहते हैं, डीएम के पिताजी जा रहे हैं, तो इस वजह से इन परीक्षाओं की बड़ी इज्जत है। लोग जो क्वालिफाई करते हैं उनकी बड़ी इज्जत होती है। मेरा जो, जैसे मैंने कहा पहले ही कि मेरा जो एम रहा है लाइफ में, मैं अपने रोल मॉडल जो मेरे रहे हैं वो बड़े अलग रहे हैं शुरू से ही। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जब कलाम के बारे में पढ़ा, अग्नि की उड़ान किताब आप पढ़ेंगे, चाहे उस समय जो कलाम ने डिस्कवरियाँ की मिसाइल मैंने, तो कलाम का ऑरा कहीं बहुत ज़्यादा था किसी आईएएस पीसीएस से। तो वो मुझे बहुत भाया उस समय कि कलाम खड़े हुए हैं, सब लोग उनके सामने नतमस्तक हो जा रहे हैं और उनका जीवन इतना सरल रहा है और कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने कलाम के बारे में कुछ गलत कहा हो या कभी गलत सोचा हो। तो उनकी जो छवि रही है कहीं ना कहीं उसका जो इम्पैक्ट मेरे लाइफ में था बहुत ज़्यादा था कि नहीं, मुझे कलाम जी जैसा बनना है कि पूरा विश्व जिनके सामने नतमस्तक है, उसमें आईएएस पीसीएस हो चाहे जो भी हो, चाहे बहुत बड़े प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सब उनके सामने झुक गए। तो जो मेरे रोल मॉडल थे वो अलग थे। और मैं, जैसे मैंने कहा कि मेरा विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, चीज़ों को लेके ज़्यादा क्यूरियस था, तो कहीं ना कहीं वो पैशन जो है वो हमेशा रहा। और पिताजी मुझे कहते रहे कि अरे नहीं, अप्लाई करो, एग्ज़ाम एक बार दे के देख लो। मैंने कहा कि देखिए, मैं अगर कुछ करना चाहता हूँ, आप ही ने कहा है कि अगर कुछ करना चाहते हो तो मन से करो, नहीं करना है तो मत करो। तो मन से, जब मैंने कहा कि आप ही कहते हैं कि मुझे मन से अपने ड्रीम को परस्यू करो, तो फिर आप मुझे जो करना है करने दीजिए। तो मेरा सपना था कलाम जैसा बनना, कहीं ना कहीं कल्पना चावला जैसा बनना। तो आज शायद मैं नासा जैसी संस्था में काम कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं मैंने शाहरुख खान जी की वो स्वदेश मूवी देखी थी, उससे बड़ा इंस्पिरेशन मिला था। मैंने देखा कि शाहरुख खान जो है वो सूट बूट पहन के जब जा रहे हैं और नासा का लोगो पीछे दिख रहा है, तो मैंने कहा अगर किसी दिन मैं भी नासा जाऊंगा तो मैं भी सूट बूट पहना रहूँगा। जी जी जी, पीछे लिखा होगा। तो एक, जब मैं नासा भी पहुंचा तो एक गूज बम्स जैसा आया। तो कह सकता हूं मैं कि देखिए, आईएएस पीसीएस का अपने हमारे समाज में बहुत बड़ा महत्व है और कहीं ना कहीं वैज्ञानिक का भी बहुत बड़ा महत्व है, जो कि हमारे समाज को जानने की ज़रूरत है। क्योंकि विज्ञान नहीं होगा तो इन्वेंशन नहीं होंगे, और इन्वेंशन नहीं होंगे तो हमारी दिनचर्या है, हमारी जो प्रणाली है जो जीने की है, वो शायद कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगी। तो विज्ञान हमारे सोसाइटी में एडवांसमेंट लाता है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। तो बस मेरा यही सपना था कि अपने रोल मॉडल्स को फॉलो करना है, तो मैं आईएएस पीसीएस शायद नहीं परस्यू किया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ऐसा क्या है कि भारत में युवाओं का देश है भारत, विज्ञान के क्षेत्र में युवा नहीं जाना चाहते, नाम मात्र के। मैं इंडियन एक्सप्रेस में आपका एक आर्टिकल पढ़ रहा था, आपके ऊपर लिखा गया था। तो जब आप स्वीडन में अपनी पीएचडी की डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहे थे, या जो थीसिस वगैरह की बात तो वो कर रहे थे, उस वक्त चाइना के 5 लोग थे, भारत से आप एकमात्र थे। तो ऐसे क्या कारण है कि भारत में युवा जो है विज्ञान की तरफ आकर्षित नहीं हो पा रहा है, या संसाधन उनको नहीं मिल पा रहे हैं जिससे आकर्षण बढ़ सके युवाओं में विज्ञान के प्रति? इस पर आपकी क्या सोच है, क्या कहना चाहिए? जी देखिए, क्या है कि विज्ञान एक ऐसी मतलब विज्ञान का कोई एक क्या बोल सकते हैं, एक विज्ञान के करियर में एक बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं होती है शायद कहीं ना कहीं। तो
आप अगर वैज्ञानिक बनते हैं तो अगर कुछ ऐसे संस्थान है जहाँ पे आपको परमानेंट जॉब मिल जाती है, उसके अलावा आप क्या करते हैं, आपको पीएचडी करना पड़ता है, उसके बाद पोस्ट डॉक करना पड़ता है, फिर आप कहीं ना कहीं एज अ प्रोफेसर काम करते हैं। तो माँ बाप भी जब बच्चों को मेहनत करके पढ़ाते हैं तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा 12th के बाद कहीं ना कहीं ऐसा कोर्स कर ले, ऐसी पढ़ाई कर ले ताकि वो सेटल हो जाए। तो बच्चा भी जो है वो माँ बाप को सुनता है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में एक दूसरे के ऊपर सारे लोग डिपेंडेंट हैं। तो माँ बाप के भी जो सपने होते हैं बच्चा कहीं ना कहीं उसको भी परस्यू करने की कोशिश करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि विज्ञान में हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बैकफुट पे रहते हैं। जैसे मैंने अमेरिका और भारत को जब कंपैरिजन करता हूँ वैज्ञानिकों का, तो अमेरिका में जो वैज्ञानिक है वो एक रॉक स्टार की तरह है, सुपरस्टार उसको ट्रीट किया जाता है। क्योंकि वहाँ पे जो वैज्ञानिक है हर दिन कहीं ना कहीं किसी न्यूज़ चैनल पे आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि आने वाले 50 साल में विज्ञान क्या कर सकता है या हमारी सोसाइटी को किस तरह से चेंज होने की ज़रूरत है। तो उनको लोग देखते हैं, उनको सेमिनार के थ्रू लोग सुनते हैं। वहाँ पे बहुत सारे डायलॉग्स होते हैं 1-1 घंटे 2-2 घंटे के, जिसमें ब्रायन ग्रीन, मिचियो काकू जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिक आते हैं। तो बच्चा जो है उनको देखता है हर वक्त जब मीडिया में, तो वो कहता है कि मुझे कलाम जैसा, जैसे कलाम को लोग देखते थे वैसे बोलते हैं हमको मिचियो काकू की तरह बनना है। तो मैं यही कहूँगा कि भारत में वैज्ञानिकों की कमी नहीं है या अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हैं यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं वो बैक फुट पे रहते हैं। उतना ज़्यादा उनको लाइमलाइट नहीं मिलता है जैसे कि एक बॉलीवुड एक्टर को मिलता है, क्रिकेटर को मिलता है, सिंगर को मिलता है। तो विज्ञान में हमें अपने रोल मॉडल्स को फिर से आगे लाने की ज़रूरत है कि नहीं हमारे। ऊपर हाँ, क्या कहना होगा? सुविधाओं के ऊपर यही कहूँगा कि देखिए यहाँ पे रिसर्च के लिए जो बजट है वो कम होता है, डेफिनेटली बहुत कम होता है। और रिसर्च स्कॉलर जो भी हैं, जो मेहनत करते हैं यहाँ पे, जो काफ़ी टैलेंटेड हैं, उसके बावजूद भी उनको जो स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए वो बहुत कम होती है। और गवर्नमेंट जो है बाहर जैसे बच्चे फेलोशिप पे जाके कुछ रिसर्च कर सकें, उसके लिए जो बेसिकली जो स्कॉलरशिप्स हैं वो बड़ी कम है। फॉर एग्जांपल जैसे आप चाइना के बारे में बोल रहे थे, चाइना में जो है वो चाइनीज़ साइंस फाउंडेशन जो है स्कॉलरशिप देती है और 4 साल की स्कॉलरशिप होती है। और जो वहाँ पे बच्चा अच्छा है पढ़ने में, वो वर्ल्ड के टॉप 200 रैंक यूनिवर्सिटी में कहीं पे भी जाके पीएचडी कर सकता है 4 साल में। तो वो 4 साल जो बच्चे के बड़े कीमती होते हैं, जब आप 4 साल वहाँ पे जाके पढ़ाई करते हैं, किसी भी टॉप इंस्टीट्यूट में आप अपनी फंडिंग लेके जाते हैं, तो कुछ नया सीखते हैं और फिर आप वापस आके जब चाइना में या चाहे किसी और कंट्री में ज्वाइन करते हैं तो आप अपने देश के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो इंडिया में भी इस टाइप की स्कॉलरशिप जो है वो स्टार्ट करने की ज़रूरत है कि जो मेधावी छात्र हैं हमारे यहाँ, जो कि एक्सट्रीमली बहुत अच्छे हैं और वो बाहर जाके पीएचडी कर सकें। भाई गवर्नमेंट कहे कि ठीक है आप 4 साल का आपको फंडिंग दे रहे हैं, आप जाइए, फिर आपको देश में आके सेवा करनी है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बाहर जाएंगे, वहाँ से बहुत अच्छा एक्सपोजर लेंगे और बाहर फिर आके भारत में अपनी सेवा देंगे। तकरीबन अगर मैं कॉस्टिंग की बात आपसे पूछ लूँ कि मोटा मोटा क्या खर्चे आते होंगे इस तरह एक आप तक पहुँचने में, आप जैसा करियर सेट करने में, तो ये क्या होगा ताकि लोग समझ सकें कि हाँ ठीक है, इस बजट में अगर सरकार ने नहीं मदद किया तब भी हम जैसे तैसे करके भी इस चीज़ को हासिल करें? जी देखिए, अब मेरी जगह पढ़ाई करने के लिए आपको क्या है कि मैं तो स्वीडन में गया था पढ़ाई करने के लिए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पीएचडी जो है वो एम्प्लॉयमेंट बेस्ड है, तो वहाँ पर आपको अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है, अच्छा सैलरी मिलता है। और इंडिया में जैसे है कि जो हमारे आईआईटीज़ हैं, चाहे ऐसी है, थोड़ा सा और ज़्यादा स्कॉलरशिप देने की ज़रूरत है बच्चों को, ताकि उनके लिए एक अट्रैक्टिव करियर रहे। मैंने सवाल इसलिए पूछा सर क्योंकि ना चाहते हुए भी मैं उस चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा। पिताजी को आपके पिताजी को ज़मीन का एक टुकड़ा या एक कुछ ज़मीनों को बेचना पड़ा था पढ़ाई के लिए। जी, जी। तो जब मैं अपना इंजीनियरिंग करने गया तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे घर में स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी और कॉलेज की फ़ीस देनी थी, सारी चीज़ें थी। तो पिताजी ने कहा कि ठीक है, जब तुमने एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल लिया है तो हम पीछे नहीं हटेंगे और किसी से मांगेंगे भी नहीं मदद, और भाई हमारे पास जो है हम उस चीज़ को करेंगे। तो उन्होंने अपनी ज़मीन बेच दी। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि नहीं, ये तो पिताजी ने बहुत बड़ा बलिदान दिया है और मुझे भी उस चीज़ को मेरे मन में वो चीज़ रही बहुत कि इस चीज़ के लिए मुझे प्रूफ करना है कि ठीक है, जो उनका बलिदान है वो जाया नहीं जाएगा। और मैं मेहनत करता रहा और फिर उसके बाद समझ लिए कि बहुत सारी स्कॉलरशिप मुझे मिली, जिससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई, चाहे वो स्वीडन से हो चाहे यूएस से हो।
हाँ, तो मैं जितने बच्चे हैं इंडिया में भी उनको यही कहूँगा कि अगर आप साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो अपने होराइज़न को थोड़ा ब्रॉडन करिए। ये नहीं कि आप एक ही दिशा में जाइए। आप बहुत सारे जब आप मान लीजिए आप बीएससी ही कर रहे हैं, चाहे एमएससी ही कर रहे हैं, उस टाइम पे आप देखिए कि इंडिया में कितने अच्छे-अच्छे संस्थान हैं जहाँ पे समर इंटर्नशिप होती है। हाँ, और वहाँ पे जाइए, समर इंटर्नशिप करिए। आप गर्मी की छुट्टियों में घर पे मत आइए। हाँ, अगर आप विज्ञान करना चाहते हैं, विज्ञान में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वहाँ पे जाइए, एक्सपोज़र लीजिए। जितना ज़्यादा आप अपने आप को एक्सपोज़र लेंगे, उतना ज़्यादा आपका जो दिमाग है वो खुलेगा, उतना ज़्यादा आपका ब्रॉड पिक्चर आएगा आपके दिमाग में। तो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करिए। और इंडिया में ही बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, जैसे इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस का समर इंटर्नशिप है, वहाँ करिए। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में करिए। आरआर कैट में है, आईआईटीज़ में भी अब समर इंटर्नशिप प्रोग्राम हो रहे हैं। वहाँ पे जाइए, देखिए कि लैब में क्या है, क्या 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 फैसिलिटी है। तो आप थियरी से थोड़ा बाहर निकलेंगे, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जब जाएंगे तब आपका दिमाग और ज़्यादा तेज़ चलेगा। तो ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। उसके बाद आप देखिए कि ठीक है, आप इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में जाइए और आप जिस सब्जेक्ट को पसंद करते हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसको चुनिए। ऐसा नहीं है कि आप बस ये देखिए कि हाँ, हम इस सब्जेक्ट में जाके मुझे बाद में इतना पैकेज मिल जाएगा। इस चीज़ को मत सोचिए। बस ये सोचिए कि आप किस सब्जेक्ट को पसंद करते हैं। आप जिस सब्जेक्ट को पसंद करेंगे, आपका नेचुरल जो है, आप नेचुरली उसमें एक्सीलेंट हो जाएंगे, क्योंकि वो आपका पैशन हो जाएगा। जब वो आपका पैशन होगा तो आपको मज़ा आएगा उस चीज़ को करने में। फिर अपने आप जो आप करेंगे, आप सारी चीज़ें आपको अपने आप मिलती जाएंगी। आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आप नासा में काम करते हैं, ये हम सभी के लिए गर्व की बात है। आजमगढ़ के पहले ऐसे वैज्ञानिक हैं हमारे क्षेत्र से जो नासा में काम करते हैं। नासा तो चाहेगा या अमेरिका चाहेगा कि आप वहीं पे रुक जाएं। बहरहाल आपकी खोज, वैज्ञानिक की खोज किसी एक देश के लिए नहीं होती, पूरी दुनिया उससे लाभान्वित होती है। लेकिन एक होता है ना सर, माटी का कर्ज। आप भी सोचते होंगे, जब भारत की तरफ मुड़ के देखते होंगे तो आप सोचते होंगे कि ठीक है यार, मैं तो इंडिया का हूँ, भारत का हूँ, मुझे अपने देश के लिए भी कुछ करना होता है, करूँगा मैं। तो मैं जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि योगेश्वरनाथ मिश्रा अपने देश भारत के लिए क्या कर रहे हैं। जी, देखिए, अपने देश का जो कर्ज़ है वो मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। और जैसे मैंने कहा कि जो मैं नासा में जब गया था पहली बार, तो स्वदेश पिक्चर का वही एक गाना है, ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, वही चल रहा था और गूज़बम्स आ रहे थे। तो नासा में भले चला गया हूँ, नासा बहुत कुछ सीखा हूँ, लेकिन मैं हमेशा ये प्रयासरत रहा हूँ कि अपने देश को कुछ देता रहूँ। और इसी में ये पहल रही है कि मैं 2019 से आईआईटी इंदौर में एज अ विजिटिंग फैकल्टी काम करता रहा हूँ। और आज भी देखिए, मैं फ़्लाइट लेके जा रहा हूँ आईआईटी इंदौर शाम को। और वहाँ पे मैं अपना एक हम लोग स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, जो कि आईआईटी इंदौर खुद उसको इनक्यूबेट कर रहा है। और इस स्टार्टअप का यही ध्येय है कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी है इंडिया में बाहर, उसको इंडिया में किस तरह से लाया जाए। हाँ, तो इस पहल को मैंने बहुत पहले शुरू किया है। अपने देश के कर्ज को मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। और 2019 से मैं 2 पीएचडी स्कॉलर हैं वहाँ पे आईआईटी इंदौर में, उनको गाइड कर रहा हूँ। वो ऑलमोस्ट इस साल अपना पीएचडी कंप्लीट कर लेंगे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि इंटर्नशिप करने जाते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग में और आईआईटी इंदौर के बीच में मैंने एमओयू कराया है। तो अपनी तरफ से जो भी मैं प्रयास कर सकता हूँ अपने देश के लिए, वो कर रहा हूँ। आईआईटी कानपुर में मैंने जो टेक्नोलॉजी मैंने अपने पीएचडी के दौरान डेवलप की थी, उससे रिलेटेड काम मैं आईआईटी कानपुर में कर रहा हूँ। 2 लैब हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो कहीं ना कहीं मैं अपने माटी के कर्ज को भूला नहीं हूँ और करता रहा हूँ। और अब सपना ये है कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी बाहर हैं, उसको मैं भारत में लाने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि अब सारी चीज़ें सीख गया हूँ। तो मेरा यही सपना है कि 1 साल 2 साल के अंदर पूरी तरह से भारत आना है, भारत को अपनी सेवा देनी है। और इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि मेरा देश जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे बड़ा मौका अमेरिका ने दे दिया। बड़ा मौका अमेरिका देगा तब भी मैं भारत में आऊँगा। अभी भारत मुझे लगता है कि भारत में जितनी संभावनाएं हैं अपने आप को एक्सप्लोर करने की और युवाओं को देने के लिए, शायद वो अमेरिका में नहीं है। भारत की यही सबसे बड़ी विशिष्टता है कि यहाँ पे ढेर सारे युवा हैं। और युवा कहीं ना कहीं ऐसे रोल मॉडल का, कहीं ना कहीं ऐसे चेहरे का इंतज़ार कर रहे हैं जो उनको सही दिशा में ले जा सके, जो उनको प्रेरित कर सके। जैसे मुझे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने किया, कल्पना चावला जी ने किया, सीवी रमन ने किया। उसी तरह से बच्चे चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा हो
जो उनको प्रेरित करे, और टैलेंटेड बच्चों की यहाँ पे कमी नहीं है। अंत में आखिरी सवाल आपसे, आपको यूथ साइंटिस्ट का अवार्ड भी मिला है मैंने सुना है, वो क्या है, कहाँ से मिला है, उसके विषय में बताएं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो यूथ साइंटिस्ट का अवार्ड है। बेसिकली मुझे बहुत सारे ऐसे अवार्ड मिले हैं जो कि यंग रिसर्चर जिसको बोलते हैं, वो मुझे अपनी पीएचडी जो है टॉपिक पे मिला था, उसको बोलते हैं आइलास, एक कॉन्फ्रेंस होती है यूरोपियन, उसको यूरोपियन सेक्शन का है वो, तो उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ लिक्विड एटमाइजेशन एंड स्प्रे सिस्टम कॉन्फ्रेंस थी। उसमें मुझे पॉल एंगस्लम यंग रिसर्चर अवार्ड मिला था। फिर एक गॉर्डन रिसर्च कॉन्फ्रेंस है, उसमें मुझे एज ए इनवाइटेड स्पीकर बुलाया गया था, और बहुत ही प्रेस्टीजियस कॉन्फ्रेंस है, समझिए कि वन ऑफ द बेस्ट है हमारे फील्ड में। और फिर मुझे स्वीडिश रिसर्च काउंसिल ने इंटरनेशनल पोस्ट डॉक ग्रांट दिया था 2018 में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत ही रेयर हैं, मतलब आप बहुत ही अच्छे रहते हैं अपने फील्ड में, आप बहुत अच्छा रिसर्च करते हैं, उसके लिए मिलता है जी। सर, अंत में चाहूँगा कि देश भर के तमाम लोगों का एक छोटा सा मैसेज आप। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए, आप अपने ड्रीम्स को परस्यू करिए, और जैसा कलाम ने कहा है कि छोटे सपना देखना पाप है, बड़े सपने देखिए लेकिन उतनी ही मेहनत करिए, शॉर्टकट मत ढूंढिए और अपने पैशन को फॉलो करिए। आप जिस दिन अपने अपने आप को समझ जाएंगे, शायद उस दिन आप सब कुछ, मतलब 50% जो है वो आपकी सक्सेस ऑलरेडी जो है वो आप कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहला है कि आप जानिए कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, उस चीज़ को परस्यू करिए, और दूसरी चीज़ मेहनत करिए, शॉर्टकट मत ढूंढिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और अगर नहीं भी मिली तो कोशिश ये करिए कि आप अपनी पूरी जो मेहनत है उस दिशा में किए हों, क्योंकि आप जब अपनी पूरी मेहनत किए रहेंगे तो आपको पछतावा नहीं होगा, और कहीं ना कहीं आप इतना स्किल से डेवलप कर लेंगे कि आप किसी क्षेत्र में जाएंगे, आप अपना झंडा गाड़ेंगे। सर, हम सभी को आप पे बहुत गर्व है सर, अभिमान है आप पे, पूरे देश को गर्व है आपके ऊपर, और आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और हमारी शुभकामनाएं आपको। जी, इसी के साथ मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आप लोग आए और मैंने अपनी बात रखी, और ये बात मैं चाहता हूं कि सब तक पहुंचे, सारे युवा हैं जो देख रहे हैं, इससे जो भी चीज़ें सीख सकते हैं, अच्छा चाहे बुरा, उसको लें और सीखें, और अपने लाइफ में अगर वो अप्लाई कर सकते हैं इसको, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। बहुत धन्यवाद सर। जी, धन्यवाद।